हेलो बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया था लेक्चर नंबर प्रीवियस में, लेक्चर नंबर पार्ट 1 में, लेक्चर नंबर 1 में आप लोग को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 10th क्लास फिजिक्स प्रकाश के प्रवर्तन से बताया था कि नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में, सॉरी पार्ट 3 में क्या देखेंगे हम लोग। पार्ट 3 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सोल्व करेंगे, जो हमारे बोर्ड लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको सोल्व करेंगे, समझ में आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल, आपका क्यूट सो चैनल भी फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका हर क्वेश्चन का जवाब आपकी स्क्रीन पर आता है कि नहीं। अच्छा, अगर मजा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका नंबर पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, बिहार बोर्ड 2020, बिहार बोर्ड 2020 नहीं, सॉरी 2022, बिहार बोर्ड 2022, बिहार बोर्ड 2022 में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये आपके स्क्रीन पर। अगर बनता है तो बनाइएगा या फिर मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। 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 मुख्य फोकस को परिभाषित करें। मुख्य फोकस को परिभाषित करें, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आपके स्क्रीन पर दिए गए इसका आप नोट्स कर सकते हैं। आपका आंसर बगल में ये सामने, तो आप नोट्स कर सकते हैं, या फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो समझिए कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या हो सकता है। तो देखिए क्या होता है अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। ये मेरा हो गया अवतल दर्पण, होगा कि नहीं। अवतल दर्पण ये उसकी मुख्य अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्स यानी कि प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पी होता है जिसे पोल बोलते हैं, ये एफ होता है, सी होता है कि नहीं। तो आखिर में कहता है ना कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किससे परिभाषित करते हैं। देखिए, तो अवतल दर्पण, ध्यान सुनिएगा, अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें, सारी प्रकाश की किरणें जाती है जो मुख अक्ष के समांतर होती है, जाती है जो मुख अक्ष के समांतर होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, वो सारी प्रकाश की किरणें जो मुख अक्ष के समांतर होती है, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर उपस्थित जिस बिंदु से क्या होती है, गुजरती है, ये जिस बिंदु पर मुड़ जाती है, ये जिस बिंदु पर परावर्तित हो जाती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। याद हो गया, आपके स्क्रीन पर रहा। इस वीडियो को आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। अनंत से आने वाली वो सारी प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में जो मुख अक्ष के समांतर होती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर उपस्थित जिस बिंदु पर से क्या होती है, मुड़ती है, या जिस बिंदु से जाती है, या जिस बिंदु से परावर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन आपका दूसरा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका रहा ये, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य के रूप में क्यों की जाती है। पार्श्व दृश्य या फिर साइड मिरर के रूप में, मिरर के रूप में
के रूप में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ये आपका क्वेश्चन। अब उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य यानी वाहनों के पार्श्व दृश्य, किसके? वाहनों के। वाहन का मतलब क्या होता है? वाहन का मतलब होता है आपके कार, बस, ट्रक, टेम्पू, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके पार्श्व दृश्य मतलब जब लोग पीछे देखते हैं उसमें हम लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं? यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पास दृश्य या साइड मिरर के रूप में क्यों की जाती है? मतलब साइड देने वाला के बगल में रहता है मिरर, देखे होंगे जो लोग ऐसे बाल झाड़ते हैं ना, उसमें क्या उसका उपयोग हम लोग कैसा करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? ये आपका एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर देखिए क्या होगा, ठीक है? आपका आंसर है स्क्रीन पर है ये कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पास दृश्य या फिर साइड मिरर के रूप में इसलिए की जाती है क्योंकि सबसे पहली बात कि उत्तल दर्पण के पास एक अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी वस्तुओं का उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है और सुस्पष्ट बनाता है कि नहीं? इसी की प्रॉपर्टी की वजह से अब उत्तल दर्पण के इसी के गुण की वजह से क्या होता है? इसे साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगर मान के चले कि आप अवतल दर्पण का उपयोग करिएगा तो बताइए वो उल्टा बनावेगा तो आपको समझ में आएगा नहीं ना? यानी कि उत्तल दर्पण उल्टी वस्तुओं को भी क्या करता है? सीधा बना देता है। कैसे सर? तो नहीं पता आपको? एम्बुलेंस में देखे हैं, एम्बुलेंस में कैसे लिखा रहता है? उल्टा लिखा रहता है कि नहीं? लेकिन उसे उत्तल दर्पण क्या करता है? साइड मिरर में सीधा करके बना देता है। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे सर? हम तो समझ में आ गया। तो लिखना आपको है कि वाहनों को विभिन्न प्रकार के या अलग अलग वाहनों के पार्श्व दृश्य में, ठीक है, पार्श्व दृश्य या साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तुओं का सुस्पष्ट, छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिससे वाहन चालक आसानी से उसे देख पीछे से आ रहे किसी बड़े वाहनों को या गाड़ियों को आसानी से साइड दे पाता है ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना घटे और आसानी से क्या हो? साइड दे सके और वो चल सके। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों में पार्श्व दृश्य के रूप में करते हैं। समझ में आ गया? वाहनों के पार्श्व दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा, सुस्पष्ट एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिससे पीछे से आ रहे वस्तुओं को या गाड़ियों को उस दर्पण में प्रतिबिंब देखकर वाहन चालक आसानी से साइड दे देता है और किसी भी प्रकार दुर्घटना से बच जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दृश्य या साइड मिरर के रूप में करते हैं। समझ में आ गया? बोलिए आ गया कि नहीं? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, ठीक है? क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर आगे, इसको मिटा दूं? चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा। मतलब ये हमेशा देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए ये मैंने ले लिया क्या? ये मैंने ले लिया उत्तल दर्पण। देखिए ये मैं उत्तल दर्पण ले लेता हूँ। देखिए कैसे छोटा बनाता है किसी भी, और कितना बड़ा वस्तु क्यों ना, ये उत्तल दर्पण क्या करता है ना, उठा हुआ रहता है। और देखिए आप इतना बड़ा भी ले लीजिएगा ना वस्तु को तो बड़ी छोटा बनाएगा। प्रकाश किरण से जाएगी, ये दूर होती है कि नहीं, ये फोकस होती है कि नहीं, ये सी होती है। ये फोकस के सीध मुड़ता है कि नहीं? बताइए, मुड़ता है। अब जब यहाँ पर दूर से गुजरेगा इस तरह से जाएगा तो इस तरह से डॉट मिला सकते हैं। तो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर ही। तो वस्तु देखिए कितना बड़ा है, ये भी वस्तु और बना ए डैश बी डैश के, देखिए कितना छोटा बना है। यानी कि सुस्पष्ट और बहुत ही अच्छा क्या बनता है? इसका इमेज बनाता है, जिसके कारण क्या किया जाता है? इसका उपयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको मिटा दूं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा ये आता है, देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कितना? तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका आता है कि प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं?
प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है? सॉरी, प्रकाश के परिवर्तन कितने होते हैं? ठीक है, लिखे प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या कितने होते हैं, लिखे। तो चलिए आपका आंसर मैं देता हूं, देखिए, या फिर आपका आंसर इस बगल देख लिए, इसमें क्या है, यहाँ पर आपका क्या है आंसर लिख सकते हैं आप बगल में ही। ठीक है, तो चलिए आपका देखते हैं। तो आपका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए। प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं ना? जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु या कण, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या कण से क्या करती है, टकराती है, तो टकराने के बाद वो सेम मीडियम में या सेम माध्यम में या एक ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या सतह या बिंदु से टकराती है, तो टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद, ठीक है, सेम मीडियम में, उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? या कितने प्रकार, या कितने, इसके कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम कौन सी होगी? तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान समझिएगा। प्रकाश से परावर्तन किसके नियम से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मैंने कोई एक सरफेस बना दिया, देखिए बना दिए कि नहीं, बना दिए। चलिए प्लेन सरफेस है, इसे परावर्तक सतह बोलते हैं। कौन सी सतह? परावर्तक सतह। ऑफ कोर्स आप पढ़े होंगे किसी भी कोचिंग, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, तो पढ़ के इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। मैं रिवाइजिंग करा रहा हूं ताकि आपको जो बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए ये एक परावर्तक सतह लिए, प्रकाश की परिवर्तन। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से या वस्तु से टकराती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या सतह से टकराती है, तो ये एक मीडियम हो गया कि नहीं, तो इसी मीडियम में प्रकाश की किरणें लौट जाती है। तो ये प्रकाश लौटने की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको पता होगा ये आपतित किरण होगा, ठीक है, परावर्तक सतह तक आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है कि नहीं, बोलिए। और ये लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं कि नहीं, बोलिए, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये वाला को जी आप देखिए, आपतित किरण परावर्तक सतह के, आपतित किरण परावर्तक सतह के, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं कि नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु बोलते हैं कि नहीं, बोलिए, बोलते हैं ना। अब ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, बताइए, आपको पता है कि नहीं। और ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाए गए कोण आपतन कोण कहलाता है कि नहीं। कौन सा कोण, आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ, ठीक है, कौन सी, परावर्तित किरण, तो आपतन, अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो बना गया कोण वो होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। और ये आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, प्रवर्तक सतह। तो यहाँ पर पूछता है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु या सतह से टकराती है, तो टकराने से एक ही माध्यम में, सेम मीडियम में क्या होती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम किसे कहते हैं सर, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या बिंदु से टकराकर एक विशेष नियम के तहत उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उससे क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। और प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कौन सी होगी, तो देखिए आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तरफ होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये मेरा बोर्ड एक समतल है, तो इसी समतल में प्रकाश की किरणें सपोर्टेड, कहने का मतलब है ना कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ। जैसे मैं देखिए प्लेन है कि नहीं, अब इस प्लेन पर देखो मैं यहाँ से लाइट दे रहा हूँ, लग गया, समझ लीजिए ना, लाइट इमेजिन करिए, फील करिए, फील कि देखिए इस लाइट, देखिए इसी प्लेन में रहेगा, इसी मीडियम में रहेगा। देखिए ये लाइट गया, अब इससे टकराया और इसे भागेगा, समझ में आया, इसे रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे नहीं, ऐसे या ऐसे। तो यानी कि जब प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी वस्तु या सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद उसे माध्यम में लौट जाती है, समझ में आ रहा। तो इस घटना को
क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। और ये जो घटना घट रहा है, आने वाले अपतित किरण, होने वाले परिवर्तित किरण और ये अभिलंब क्या होगा, तीनों का एक ही सतह में होगा, इसी समतल में होगा। उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम बोलते हैं। दूसरी नियम देखिए, दूसरी नियम एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण एवं प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपका दूसरा नियम था। आई होप कि आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यानी 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 प्रकाश के परिवर्तन से क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दर्पण, ठीक है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे काल्पनिक को आभासी बोलते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट। आप इधर लिखिए वास्तविक, ठीक है, और इधर आप लिखिए काल्पनिक या फिर आभासी। आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिवाइज करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, रिवाइज, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पहला, ठीक है, यह प्रतिबिंब क्यों लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि यह वास्तविक कटान से बनती है। किससे बनती है, वास्तविक कटान से बनती है, यानी ये डायरेक्ट कट जाएगा। जब इसमें दर्पण में बनाओ ना, इसे कटती हुई मालूम नहीं पड़ता, डायरेक्ट बन जाता है। दैट मींस वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। दर्पण में ये वास्तविक प्रतिबिंब का क्या बोलेंगे, दर्पण में, किसमें, दर्पण में या फिर लेंस में, दर्पण में या लेंस में, किसी भी चीज में प्रतिबिंब हो, ये प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस में भी बनता है और दर्पण में भी बनता है। तो किसी भी प्रकार के बोल सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, जबकि यह कटती हुई मालूम पड़ने से बनती है, यह कटती हुई मालूम से बनती है। मतलब इसमें प्रकाश किरणें डॉट डॉट करती हुई मालूम पड़ेगा, तब उस कंडीशन में क्या करेगा, इमेज बनाएगा। दूसरी अंतर देखिए, दूसरा, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, उल्टा। इसकी प्रकृति कैसी होती है, उल्टा। इसकी प्रकृति सीधा। कैसा होता है, इसका प्रकृति सीधा होता है, याद रखिएगा। तीसरा अंतर, ठीक है, तीसरा अंतर आपका क्या होगा, देखिए तीसरा अंतर क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, कौन से प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल, ठीक है, और उत्तल एवं समतल तीनों दर्पण में बनता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितने, क्वेश्चन सॉरी अगला देखते हैं, यानी कि चौथा अंतर देखते हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक क्या होती है, वास्तु से छोटा, ठीक है, बड़ा एवं बराबर तीनों होता है, एवं बराबर तीनों होता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से हमेशा छोटा एवं बराबर होता है, छोटा एवं बराबर। अगर कंडीशन पूछे बराबर की तो समतल दर्पण में, ठीक है, और हमेशा छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कौन, काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। अगला अंतर नंबर 5वां, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, ठीक है, उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, सिनेमा हॉल में, ठीक है, उतारा जा सकता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को, किसको, काल्पनिक प्रतिबिंब को, किसको, काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हो, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, गलती हो गई थोड़ा सा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पर उतारते हैं, किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। कितने हो गए टोटल अंतर, 5 अंतर हो गया। इस बात को याद रखिएगा, बस 5 अंतर बहुत है, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, किसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5, ठीक है।
क्या क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी हम लोग तुरंत अभी आंसर देखें, ठीक है ना। तब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक नॉमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहते कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। सबसे पहली बात अवतल दर्पण, बात किया कर रहा है अवतल दर्पण। तो देखिए सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अवतल दर्पण में दिया होगा, किसमें दर्पण दिया, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दिया है, ठीक है ना। अब अवतल दर्पण में देखिए क्या दिया हुआ है। तो देखिए अवतल दर्पण में दिया 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखी है, मतलब वस्तु की दूरी, इतना तो पढ़ के लिए होंगे आप कॉस, अब पढ़ के ही आए होंगे इसके पास, मेरे वीडियो के पास। तो कह रहा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु, बिंब माने क्या होता है, बिंब माने वस्तु, बिंब माने क्या होता है, वस्तु। तो एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया अवतल दर्पण के सामने, दैट मींस यू दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। और यू क्या होता है, कोई भी दर्पण हो, किसी भी प्रकार की दर्पण, हमेशा यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, बस इस बात को गौर में रखिएगा। तो यू की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया। और कहता है इसमें कि जो बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो साइज होती है, उसकी जो ऊंचाई होती है, उसकी वस्तु की ऊंचाई के 3 गुना होता है, इसका कहने का मतलब है। दैट मीन्स अगर मैंने मान लिया कि वस्तु के ऊंचाई कितनी होगी, वस्तु की साइज मान लेता हूं, क्या कहता हूं, माना कि वस्तु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h मान लू, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे क्या बोलते हैं, HI बोलते हैं, कितना होगा। तो ऑफकोर्स वस्तु की ऊंचाई के 3 गुनी, तो 3 गुनी माने 3 गुनी वस्तु की ऊंचाई की, वास्तविक माने माइनस में काल्पनिक बोलता, तब प्लस में अवतल दर्पण एक केस में काल्पनिक बनाता है, वो भी जब दूर और फोकस के बीच में हो। तो चलिए, तो इसमें क्या पूछा है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब भी का वैल्यू प्रतिबिंब की दूरी निकाला है दर्पण से। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आवर्धन वाला। तो चलेंगे फॉर्मूला से, फ्रॉम फॉर्मूला, किससे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका आवर्धन बराबर होता है HI बट्टा HO बराबर माइनस B बट्टा U, आवर्धन का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों को बराबर लेते, चूंकि यही दिया HO HI बट्टा HO बराबर हो जाएगा माइनस B बट्टा U। समझ में आ रहा है कि नहीं। HI की वैल्यू कितना है, माइनस में 3HO है, बट्टा लिखेंगे HO की वैल्यू HE होगा बराबर माइनस B, U का वैल्यू कितना होगा, U का वैल्यू मैंने लिखा माइनस 10 सेंटीमीटर है, माइनस से माइनस कट गया, HO से HO कट गया, V का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो भी बड़ा बनेगा। दैट मीन्स इस प्रति अगर आपका दर्पण ये वाला हो गया, कौन सा, अवतल दर्पण, ये मेरा F, ये मेरा C, तो वस्तु अगर यहाँ पर ही है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, बताइए। इसका कॉस प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कितना, 3 गुना वर्धित बनेगा, इसका कहने का मतलब है। समझ में आ गया। आगे चलिए तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला आता है 6, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्या बोले, हाँ, अवतल दर्पण का, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का 4 उपयोग लिखे। कितने उपयोग, 4 उपयोग। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, आपका आंसर भी आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। चाहे तो मैं अगर स्क्रीन पर नहीं बोलूं तो यहाँ बोलता हूं, तो यहाँ सब लिख लीजिए करिए, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का 4 उपयोग लिखे। अवतल दर्पण का 4 उपयोग। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग, ठीक है, अपने दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए और ब्यूटी पार्लर में किया जाता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। तीसरी बात, हम सुनाई दे रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। चौथा, लास्ट, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में आंख, मुंह,
कान, गला देखने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा? ये हो गया आपका चारों उपयोग किसका? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल और उत्तल में क्या अंतर है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? एकदम ध्यान समझिएगा। पहली अंतर, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रकाश का पूर्ण प्रता सतह जिससे प्रकाश परावर्तन होते हैं उस सतह की बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण की प्रकाश के पूर्ण प्रतक सतह कैसे होती है? अवतल, दैट मींस धसा होता है, इसका धसा होता है, धसता, जिसे अवतल माने को होता है धसा हुआ, ठीक है ना। और इसका उठा हुआ होता है, मतलब उत्तल होता है इसकी सतह, प्रकाश का पूर्ण प्रतक सतह। दूसरी बात, ठीक है, हाँ, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण नहीं अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसमें देखिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा अंतर, ठीक है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। चौथा अंतर देखते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण का चौथा अंतर देखिए। इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, वाहन के, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, वाहन के पास से दृश्य, मतलब वाहनों के पास दृश्य मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे देखिए पांचवा अंतर, ठीक है ना। देखिए अवतल दर्पण किसका? अवतल दर्पण जो होती है वो किसी वस्तु का काल्पनिक, कौन सी? काल्पनिक, जिसे आभासी बोलते हैं, और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। जबकि पांचवा अंतर देखते किसमें? उत्तल में। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सी प्रतिबिंब? काल्पनिक, जिसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए छठा अंतर, ठीक है, वो अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा, ठीक है, बड़ा एवं बराबर तीनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि सिर्फ उत्तल दर्पण है वस्तु के हमेशा छोटा साइज का बनाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अंतर 7वां देख लीजिए। अवतल दर्पण की फिगर छाप दीजिए। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो गया P, ये F और ये C। और इसमें उत्तल दर्पण का आप क्या करिए? फिगर थोड़ा छाप दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका फिगर मैं छाप देता हूँ उत्तल दर्पण का। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, सॉरी, अंदर में क्या करेंगे? पेंट कर देंगे इसको। ये हो गया आपका क्या? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण ये हो गया आपका P, ये F, ये C, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। हाँ, अवतल इधर पेंट कर दिए, सॉरी। देखिए इधर पेंट करेंगे, किधर? बाहर में पेंट करेंगे, उत्तल वाला साइड का करेंगे पेंट, उसमें अंदर वाला पेंट कर देंगे। उठा हुआ सतह होनी चाहिए, प्रकाश का परिवर्तन करने वाला, लौटाने वाला, और उसमें धंसा हुआ जो पार्ट रहेगा वो लौटाने वाला रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। 7 गो अंतर लिखा है आपका। अगर बोर्ड में आता है अंतर लिखने के लिए अवतल उत्तल दर्पण में, तो आप 4 लिख दीजिएगा तो बहुत है, नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। सब 2 मार्क्स के बाद आ रहे हैं, सब के सब 2 मार्क्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 में। किसमें? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आता है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि +1 आवर्धन से आप क्या समझते हैं? +1 आवर्धन से आप क्या समझते हैं, या +1 आवर्धन का क्या अर्थ है? देखिए क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या? +1 आवर्धन से आप क्या समझते हैं? आप क्या +1 आवर्धन से आप क्या समझते हैं? मतलब व्हाट डू यू मीन्स बाय +1, यानी कि पॉजिटिव यानी +1 मैग्निफिकेशन। आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब क्या अर्थ है, या फिर क्या समझते हैं? तो +1 आवर्धन का मतलब देखिए क्या होता है। +1 आवर्धन से हम यह समझते हैं, यानी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन से हम यह समझते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बना रहा होगा और वस्तु से सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। हम यही समझते हैं। +1 आवर्धन का मतलब होता है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कौन सा? स्पेशल वही दर्पण होगा, सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण। तो +1 आवर्धन से हम यह समझते हैं कि वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के साइज के बराबर काल्पनिक और सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्या चलते हैं?
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आता है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 सेंटीमीटर, कौन कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक गोलीय दर्पण का, एक गोलीय दर्पण का, एक गोलीय दर्पण का, एक गोलीय दर्पण का, ठीक है, फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकस दूरी ज्ञात करें या कितनी होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करिए। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या को r से, r दिया है 20 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है फोकस दूरी, f निकालेंगे डॉट, फॉर्मूला जानते हैं बराबर r/2, r कितना है 20, 2 से भाग देंगे 10 सेंटीमीटर, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। और ये बता नहीं सकते हम लोग कि ये कौन सी दर्पण होगा, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। क्यों नहीं बता सकते, डिफरेंट नहीं है। ये कहेगा कि प्लस 10 सेंटीमीटर है तो गलत भी हो सकता है, माइनस 10 सेंटीमीटर ये भी गलत हो सकता है, अगर स्पेशल केस लेते हैं तब। लेकिन एक गोलीय दर्पण के बोलिए तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप स्पेशल नहीं बोल सकते क्योंकि गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है, एक उत्तल, एक उत्तल, एक अवतल। अगर अवतल की बात करते हैं तो आपकी नेगेटिव 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और अगर उत्तल की बात करते हैं तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन की बात की जाए तो, अगर चिन्ह परिपट्टी की बात की जाए तो गोलीय दर्पण की अगर फोकस दूरी पूछे तो दोनों कंडीशन में 10 सेंटीमीटर होगा। कितना, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है फिजिक्स में, इस बात को याद रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आता है कि आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, व्हाट डू यू मीन्स बाय मैग्निफिकेशन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आवर्धन क्या है, आवर्धन का मतलब होता है कि किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, देखिए आवर्धन चाहे तो आप लेंस पढ़िए या दर्पण पढ़िए, हर कंडीशन में आवर्धन आपका मिलेगा। आवर्धन का मतलब ही होता है कि वस्तु के द्वारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात होती है आवर्धन। यानी कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है HI/HO बराबर -B/U। ये आपको तो सिद्ध भी कराया गया होगा आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में, आई होप कराया गया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप R बराबर 2F भी सिद्ध कर लीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी ये वाला याद कर लीजिएगा, किससे, प्रकाश के परिवर्तन से। और ये दर्पण सूत्र भी 1/A बराबर 1/B + 1/U, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कमेंट, अगर देखिए अगर आपको सिद्ध नहीं करने आता है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम आपको वीडियो में सिद्ध करके अगले नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है, सिद्ध कर देंगे। लेकिन उससे पहले सोचिए, भले देखिए पिछले साल 2021 में पिछले साल जो पूछा गया है वो मेरा लेंस से पूछा था, 1/F बराबर पूछा है 1/B - 1/U, ये सिद्ध करने के लिए पूछा था, इस बात को याद रखिएगा। ये लेकिन ये लेंस में सिद्ध होता है, लेंस में फॉर्मूला होता है, लेंस में फॉर्मूला, लेंस में इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दर्पण, तो दर्पण वाला भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपसे ये तीनों में से कोई नहीं सिद्ध होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके करिए, मैं सिद्ध करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आवर्धन क्लियर हो गया। तो ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं लास्ट बंद, ओके बाय।